16 महाजनपद। ये चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री की बुक का, और HBSC जो हरियाणा स्टेट बोर्ड की हमारी हिस्ट्री की नई बुक है उसका चैप्टर है नंबर 4। चैप्टर के शुरुआती पेज पे ही आपको कुछ नाम नज़र आएंगे, जैसे कुरु, पांचाल, शूरसेन, अवंती, वत्स, काशी, मगध, अंग। सो ये सब क्या है? ये सब जो है महाजनपद हुआ करते थे महाजनपद काल में। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम जनपद एवं महाजनपद का उदय उसके बारे में पढ़ेंगे। गणतंत्रीय शासन की परंपरा, गणतंत्र शासन जो उस वक्त चल रहा था वो कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में मगध जो है जो महाजनपद था, और फिर आगे चल के उसने बहुत सारे एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और मगध के प्रमुख राजवंश, और मगध के अंदर जो मेन डायनेस्टीज, मेन जो राजवंश हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर 16 महाजनपद। चैप्टर से कनेक्ट करने के लिए एक छोटी सी एक कॉमिक स्ट्रिप यहाँ पे दी गई है। दो बच्चे बात कर रहे हैं, भरत और भारती। दोनों बच्चे भरत और भारती मानचित्रावली यानी कि एटलस देख रहे हैं। भरत बोलता है, देखो दुनिया में 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की बात कर रहा है बच्चा। तो भरत रुआंसा होते हुए, हाँ दीदी इतने सारे देश। एक बच्चा कह रहा है कि इतने सारे देश हैं इसमें एटलस में। हाँ भरत, दुनिया में 100 से अधिक देश हैं। तो ये बच्ची कह रही है कि दुनिया में 100 से ज़्यादा देश हैं। बच्चे परेशान हो गए, इतने कैसे याद करेंगे भाई। फिर इनके फादर आ जाते हैं इतनी देर में। तो पिताजी, क्या हमेशा से दुनिया देशों में बटी थी? बच्ची पूछती है अपने फादर से। तो पिताजी कहते हैं, नहीं बच्चों, हमेशा से ऐसा नहीं है। चलो आज इस विषय के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों ने एक क्यूरियोसिटी जनरेट की है कि इतने सारे वर्ल्ड में इतने सारे जो कंट्रीज़ हैं, क्या हमेशा से ऐसा ही था? तो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, कैसे कैसे जो है समाज बड़े होते गए, और फिर किस तरीके से उनमें जो है वो कॉम्प्लेक्स होते गए, उनमें जो है उनको एक राजा की ज़रूरत पड़ने लगी, और फिर वो राजा धीरे धीरे और राज्यों को जीत कर साम्राज्य बनाने लगे। ये इस चैप्टर का कंसेप्ट है 16 महाजनपद। राइट, अब पहली यूनिट से शुरू करते हैं, जनपद एवं महाजनपद का उदय। भारत में ऋग्वैदिक युग में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है ना, ऋग्वैदिक काल और फिर उत्तरवैदिक काल। तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया तो जो ऋग्वैदिक काल था उसी में शुरू हो गई थी। समाज की आरंभिक इकाई परिवार था। बिल्कुल, आर्यों की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी। परिवार कई फिर परिवारों से क्या बना? एक ग्राम बना। कई गांवों को मिलाकर एक जन बना, और जब जन और ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसमें और लोग भी शामिल हो जाते हैं, तो जन से जनपद बना। जनपद का अगर संधि विच्छेद हम करेंगे तो जन का मतलब जन यानी कि पीपल, और पद मतलब जहाँ वो अपने पैर रखते हैं यानी कि रहने की जगह। तो जनपद का मतलब क्या हुआ? जहाँ लोग रहते हैं, लोगों के रहने की जगह, उनका एरिया। तो ये हुआ जनपद, और जनपद से बना महाजनपद। अब जब जनपद और बड़े हो गए, तो कोई चीज़ बड़ी होती हो तो उसके आगे महा लग जाता है ना। तो जनपद क्या बन गए? जब और बड़े हुए तो महाजनपद बने। तो इस तरीके से महाजनपदों का निर्माण हुआ है। ठीक है, परिवार के लोग प्राय एक ही पूर्वज की संतान होते थे। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ रहते थे। तो एक कुल की जहाँ बात है तो वो लोग एक साथ रहा करते थे। ठीक है, एक ही पूर्वज से रिश्ता रखने वाले परिवारों के समूह को जन कहा जाने लगा। बात बताई गई है, जन किसे कहते थे? जिनके पूर्वज एक होते थे, और उन्हीं से फिर उनके और बेटे और बेटे और बेटे होते गए, और धीरे 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 उनका वो समूह बड़ा हो गया, तो उसे जन बोलते थे ऐसे समूह को। जन का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? राजन। तो जन का मुखिया राजन। ठीक है, वह जन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। उसका राजा की जिम्मेदारी होती थी अपने जन के लोगों की रक्षा करना, किसी भी तरह के आउटर अटैक से और किसी भी तरह के इंटरनल प्रॉब्लम से। तो राजा की सहायता के लिए सेनानी होते थे। देखिए, राजा अकेला नहीं कर सकता ये सारे काम, तो राजा को एक मंडली की ज़रूरत है, एक मंत्रिमंडल की ज़रूरत है। ठीक है, तो राजा की सहायता के लिए सेनानी हुआ करते थे। ठीक है, सेनानी ये सेना से रिलेटेड है। पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहितों का काम राजा को सलाह देना, यज्ञ हवन करना, ये सब था। ग्रामीणी कौन हुआ करते थे? जो उस जनपद के अंदर जो गांव होते थे, उन गांव को संभालने वाले जो लोग थे वो ग्रामीणी गांव के मुखिया।
ठीक है, वो अधिकारी होते थे। राज्य की सैन्य सहायता के लिए सेनानी होता था, ठीक है, सेनानी हुआ करता था। पुरोहित राजा को धर्म पालन की दीक्षा देता था। और उस युग में गाय जन के लोगों की मुख्य संपत्ति होती थी। देखो, हम आर्यन सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्यंस। तो आर्यन सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको देते थे? किस पशु को? गाय को देते थे, है ना। सबसे ज़्यादा वैल्यू गाय को देते थे। फिर घोड़े को भी वैल्यू देते थे। क्यों? क्योंकि वो युद्धों में इस्तेमाल होता था। तो उस युद्ध में गाय मुख्य संपत्ति थी। राजा का मुख्य कार्य जन के लोगों के लिए गोधन की सुरक्षा करना होता था, है ना। तो गायों की सुरक्षा राजा करता था, सेना बना के रखता था। और राजा की सहायता के लिए लोग हुआ करते थे, सेनानी हुआ करता था। राजा को सलाह देने के लिए, धर्म के कार्य करने के लिए पुरोहित हुआ करता था। ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था। और एक जन क्षेत्र में कई गांव शामिल हुआ करते थे, ठीक है। तो एक जन जो है वो कई गांव के ग्रुप से बनता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, है ना। गांव ही होगी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई सब। और जन के क्षेत्र को धीरे धीरे जनपद कहा जाने लगा। ये हम शुरू में हमने बात की थी। एक जनपद में शुरुआत में एक ही जन के लोग रहते थे, लेकिन वक्त के साथ दूसरे जनों के लोग भी वहाँ आकर रहने लगे, उसका आकार बढ़ने लगा और उनके संस्कृतियाँ आपस में मिलने लगी। तो उनके बीच सांस्कृतिक रिश्ते भी स्थापित हो गए। एक जनपद में नगर और ग्राम दोनों ही शामिल हुआ करते थे। एक जब जनपद होता था तो उसमें कुछ शहर भी होते थे और कुछ गांव भी होते थे। तो जीवन में स्थिरता जब आने लगी और जनसंख्या बढ़ने लगी, तो उसके साथ साथ जनपदों का आकार भी बड़ा होने लगा। तो जनसंख्या बढ़ी और जनपदों का आकार भी बड़ा हो गया। छोटे जनपद बड़े जनपदों में बदलने लगे, इनके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी होने लगी। अब इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। तो ये पूरी जो है सीक्वेंस से डिटेल दी गई है कि किस तरह से एक कुल हुआ करता था और वो कुल जब धीरे धीरे और बड़ा होता है, ठीक है, और फिर गांव और फिर उसके बाद जनपद और फिर जनपद और बड़े हो जाते हैं तो महाजनपद बनते हैं। तो सभी महाजनपद, गांधार अफगानिस्तान में एक महाजनपद हुआ करता था, गांधार से लेके पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय पर्वत से लेके दक्षिण में दक्कन के पठार तक ये जनपद फैले हुए थे। तो ये इन जनपदों का, इन 16 जनपदों का विस्तार था। तो ये जनपद कुछ इस तरीके से धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है जनपद महाजनपद का, ये कब की बातें हैं? तो ये है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। ये है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में केंद्रीय सत्ता के संगठन की कमी थी, यानी कि कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी इन सब पे। ये छोटे छोटे अलग अलग एरिया में छोटे छोटे जनपद जो है ये डेवलप हुए थे। सारा राष्ट्र अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। तो पहले जनपद बनते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, उनके अलग अलग राजा हैं। फिर ये बड़े होते हैं तो महाजनपद बनते हैं, ठीक है। और इन महाजनपदों की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? देखिए, हिस्ट्री में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो अब ये समझो कि इन महाजनपदों की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। ये इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है और जैन ग्रंथ से मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ है अगंतुर निकाय। तो बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय से हमें इनकी जानकारी मिलती है। और महावस्तु, तो अगंतुर निकाय और महावस्तु ये दो बौद्ध ग्रंथ हैं जो हमें इन 16 महाजनपदों की जानकारी देते हैं कि भाई कौन सा महाजनपद कहाँ था। ये से उसके बाद नेक्स्ट है जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अगर देखा जाए तो जो साउथ इंडियन लिटरेचर था, संगम लिटरेचर, उनमें भी इन महाजनपदों की जानकारी मिलती है। संभवतः इनकी वास्तविक संख्या कहीं अधिक थी। देखिए, संख्या में थोड़ा बहुत फेरबदल था, लेकिन इन महाजनपदों में से कुछ राजतंत्रीय और कुछ गणतंत्रीय थे, ठीक है। तो जनरली इनको 16 माना गया है, 16 महाजनपद थे। और इन महाजनपदों में 2 तरह का गवर्निंग सिस्टम था, ठीक है। तो कुछ तो राजतंत्रीय थे, यानी कि राजा राज करता था वहाँ पे, और कुछ गणतंत्रीय थे, मतलब वहाँ पे गणतंत्र था, लोगों का एक ग्रुप रूलिंग करता था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा ढंग से डिटेल में समझाया गया है। राजतंत्र, किसी भी राज्य का शासन एक राजा और उसके वंश के उत्तराधिकारियों द्वारा जब चलाया जाता है तो उसे राजतंत्र कहते हैं। जहाँ राजा राज करे, राजा के बाद उसके बेटे राज करें, फिर उसके बेटे राज करें, सब राजा बने,
तो ऐसा जो तंत्र है उसको राजतंत्र कहते हैं। आई बात समझ में। फिर गणतंत्र। गणतंत्र क्या है? किसी भी राज्य में शासन लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है, वो है गणतंत्र। तो लोगों ने कुछ लोगों को इलेक्ट किया, जो जनता थी वहाँ की, उसने कुछ लोगों को इलेक्ट किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए, ठीक है। और वो जो लोगों द्वारा चुने हुए लोग हैं, जो प्रतिनिधि बने हैं, वो फिर उन लोगों पर यानी कि उस राज्य पर शासन करेंगे। तो गणतंत्र ये व्यवस्था है, लोगों के द्वारा चुने हुए लोग शासन करें। तो ये राजतंत्र और गणतंत्र में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया। इसके बाद हमारा अगला कंसेप्ट है महाजनपद व्यवस्था के विकास की कहानी। क्या है? महाजनपद व्यवस्था के विकास की कहानी। वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।